इस वीडियो में अब हम करेंगे कि हमने पहले तो ये सारी चीज़ें कर लिया है कि सेट्स किसको कहते हैं, कितने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। अब हम ये देखेंगे कि सेट्स के टाइप कितने होते हैं। तो ठीक है, सेट्स का जो सबसे पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन, ये टाइप क्या मतलब कितनी तरह के सेट्स होते हैं उनको देखते हैं। तो सिंगल्टन सेट उसको कहते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है सिंगल्टन। सिंगल्टन का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको बोलेंगे सिंगल्टन सेट। द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो मतलब अगर ऐसे कोई लिखा, मैंने 3 लिख दिया, तो 3 का मतलब इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है 3, तो ये हमारा हो गया सिंगल्टन सेट। या फिर मैंने लिख दिया कुछ 7, या फिर एक हमने ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर -5 है सिर्फ, तो ये सारे क्या है, ये इन सारे सेट्स के अंदर एक एक एलिमेंट है, 3 3 3, तो ये सारे क्या है, सिंगल्टन सेट है। या फिर कोई वेरिएबल रख लो p, तो एक ही एलिमेंट है, तो इस तरह के सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगल्टन एलिमेंट। तो ये सारे तो वैसे एग्जांपल्स हो गए जो हमारे तुम्हारे उसमें आ गया रूस्टर फॉर्म में, है ना। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखने की कोई ऐसा एग्जांपल दे जो सेट बिल्डर फॉर्म में हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो ये कोई सेट है a इज इक्वल्स टू x सच दैट x² - 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। सच दैट नहीं, ऐसे करो, x सच दैट x - 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो ऐसे कितने सेट मिलेंगे जिसके लिए 0 होगा, तो a के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा ना जो 1 होगा, x इज इक्वल्स टू 1, तो यही एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम अगर ऐसे लिख दें कि सिर्फ 1, तो इसका मतलब है कि ये किस फॉर्म में है, रूस्टर फॉर्म में है। अगर इस तरीके से अगर लिख दें तो इसका मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो था सिंगल्टन सेट। नेक्स्ट टाइप जो होता है सेट में, जो दूसरा होता है वो होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट किसको कहेंगे, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसा सेट अगर हम चूज करें जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो मान लो कोई ए सेट हो गया x सच दैट 3x + 2 लेस देन 15 फॉर वेयर, या फिर ऐसे लिख लो वेयर x इज पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो होगा ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। क्यों फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर हम इसको रूस्टर फॉर्म में लिखें, अगर इसी सेट को हम रूस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो रूस्टर फॉर्म में ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर x इज इक्वल टू 1 रखें तो सेटिस्फाई करेगा ना, 1 रखते ही ये क्या बन जाएगा, 3 × 1 + 2 यानी 5 लेस देन 15 है, चलेगा। 2 रख दें, 3 × 2 + 2 चलेगा। 3 रख दें तो 3 × 3 + 2, x की जगह अगर 3 रख दें तो 3 × 3 + 2 हो जाएगा, 3 3 = 9 × 11, ये भी लेस देन 15 है तो चलेगा। अगर हम 4 ले लें, 4, तो ये देखो 4 रखते ही ये 3 4 = 12 + 2 यानी 14, ये भी चलेगा। 4 भी 4 तक ही होगा, क्योंकि जैसे ही 4 के आगे तुम x की जगह 5 रखोगे तो ये 5 3 = 15 और +2 17 इज नॉट लेस देन 15। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। क्यों है ये फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। ठीक है, या फिर कोई दूसरा सेट ले लिया मैंने, मान लो x सच दैट x इज इवन नंबर लेस देन 10, x इज इवन नंबर लेस देन 10, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट। या फिर ऐसे समझ लो ये भी हमारा हो गया फाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो हमारा आएगा इसके बाद, फाइनाइट सेट के बाद इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो। तो ऐसे ही लिख लो, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसी का एग्जांपल तुम्हें बताऊं तो एग्जांपल क्या आएगा? जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स, सिर्फ सेट ऑफ इवन नंबर्स, कोई भी कंडीशन नहीं लगाया, तो ऐसे इनफाइनाइट सेट होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी कितने होंगे? ये भी इनफाइनाइट्स होंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये भी कैसे होंगे? इनफाइनाइट सेट होंगे, है ना। तो भाई फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गया, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आता है बच्चे, वो आएगा इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट किसको कहते हैं? तो टू सेट आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट को हम इक्वल तब कहेंगे जब उसके सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो, है ना। एग्जैक्टली सेम हो मतलब ऐसा समझो कि टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal if all elements of A and B are present in each other। इसका कहने का मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंट इन ईच अदर। इसका कहने का मतलब ये है बालक कि मान लो ए हमने कोई ले लिया एलिमेंट्स, ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 3 5, ठीक है। बी हमने कोई दूसरा सेट ले लिया जिसके अंदर भी 1 3 5 हो, तो ये दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है ना। तो इसको हम इक्वल सेट कहेंगे, या फिर इसी डेफिनेशन मतलब वही लिखा है कि जिसमें ए का एलिमेंट जो है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंट इन ईच अदर। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो उनको हम इक्वल सेट कहेंगे, ठीक है। या मतलब ऐसा होना कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट इज एग्जैक्टली सेम। दो सारे एलिमेंट्स जो है एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, कोई अंतर नहीं आना चाहिए दोनों में, तब जाके हम इस तरह को क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। दूसरा अगर देखा जाए इसी में एग्जांपल, अगर मैं कोई सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल ले लूं, तो मान लो मैंने एक कोई सेट लिखा जिसके एलिमेंट्स मैंने लिख दिए 3, इस तरीके से लिख दिया 4 9 25 49 121, ठीक है। और दूसरा सेट मैंने बी लिखा इस तरीके से कि ए सच दैट ए स्क्वायर इज लेस देन 122, ए स्क्वायर इज लेस देन 122 एंड ए इज प्राइम नंबर, ए इज प्राइम नंबर, है ना। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर लेस देन 121 है, तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है भाई? ए से। नहीं, ऐसा करो, ए इज इक्वल टू, ये गलत लिखना कहेगा क्योंकि हम हमारे एलिमेंट्स तो ए है ना, तो इस एलिमेंट को हमें बनाना पड़ेगा ए स्क्वायर, कि हमारा एलिमेंट जो है वो ए स्क्वायर हो, और जहां ए क्या है? ए हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। बस इतना रहेगा, ए सच दैट ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 12। 12 से छोटा सारा प्राइम नंबर ले लो और उसका स्क्वायर जो होगा वही एलिमेंट्स होगा। तो अब इस केस में बोथ ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्यों होगा? क्योंकि जब इसको तुम रूस्टर फॉर्म में चेंज करोगे ना, तो इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी 4 9 25 49 और 121 ही आएगा। तो इस तरह के सेट्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? तो टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम। क्या होगा? इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम। तो टू सेट्स आर कॉल्ड equivalent set if their
number of elements, if their number of elements is same। अब दोनों में अंतर क्या है बच्चे? अभी मैंने पढ़ा इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या हुआ कि एक के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट होंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में मैंने क्या बोला कि एक सेट जो होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट इज इक्वल। दोनों में अंतर समझते हैं। जैसे मान लो मैं एक सेट लिखा यहां पे, इसमें लिखा मैंने 2 4 7 10। दूसरा सेट लिखा बी, जिसमें मैंने लिखा 2 3 1 2 या फिर 2 3 1 5। एक और सेट लिखा तीसरा, जिसमें 2 4 7 10 ये है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो यहां पे जो बच्चे ए एंड सी जो है, सेट ए एंड सेट सी जो है, ये हमारा इक्वल सेट है। इक्वल सेट कहने का मतलब क्या है कि इनके सारे एलिमेंट्स ए के बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। तो यहां पे अगर कंक्लूड करना चाहें तो हम लिखेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है, लेकिन ए एंड बी जो है वो इक्विवेलेंट सेट भी हो सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इक्विवेलेंट उनको कहेंगे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे इसके अंदर कितना एलिमेंट है? सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है और सेट सी में भी 4 एलिमेंट है। तो ये ए बी सी तीनों ही इक्विवेलेंट सेट है। बात समझ रहे हो? क्योंकि इक्विवेलेंट सेट, कोई भी दो सेट ले लो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट ही कहलाएगा। मतलब ए एंड बी आर इक्विवेलेंट कब? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, तभी उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे मान लो कि इधर तुम्हारा है 3 5 8 11, है ना, कोई सेट है ये ए, और एक दूसरा सेट है पी क्यू आर एस। इस सेट का नाम दे दिया मैंने, मान लो एम, है ना। तो भाई एन ए कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम कितना है भाई? तो ये भी 4 है। तो एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम। इट मीन्स कि ए एंड एम आर कैसे सेट हो गए? ये इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट और इक्वल में अंतर समझ में आ गया होगा कि इक्वल तभी कहेंगे जब सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में प्रेजेंट हो, लेकिन इक्विवेलेंट हम तब भी कह देंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो दोनों में सेम होने चाहिए। इसका मतलब है बच्चे कि हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल इक्विवेलेंट सेट्स, ऑल, या फिर ऐसे समझो ऑल इक्वल सेट्स आर, all equal sets are equivalent set but all equivalent sets are not necessarily equal। कि मतलब अगर इक्विवेलेंट सेट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल ही होगा, लेकिन अगर इक्वल सेट है तो गारंटी है कि वो इक्विवेलेंट सेट होगा ही होगा। क्योंकि इक्वल ही तब होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्ट हो, या एलिमेंट्स भी एग्जैक्ट होने चाहिए तो नंबर तो एग्जैक्ट होगा ही। तो सारे इक्वल सेट जो होंगे वो इक्विवेलेंट तो होंगे, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि उनके एलिमेंट्स तो अलग अलग भी हो सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। लास्ट एक और होता है जिसको हम कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट कह लो, या फिर इसको नल सेट भी कहते हैं, या फिर इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। वॉइड, किसी किसी बुक में तुम्हें वॉइड सेट मिलेगा। वॉइड मतलब, वॉइड का मीनिंग होता है खाली। खाली मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, तो वॉइड सेट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। डेफिनेशन सबको ही समझ में आ गया होगा, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट, सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट इज नल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो अंदर में, उसको हम नल सेट ही कहेंगे। जैसे
ए एक सेट है, लिखा मैंने ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स। मैंने बोला कि ए के एलिमेंट्स है एक्स सच दैट इसके स्क्वायर जो होंगे वो लेस देन 0 होने चाहिए। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट उसका स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो ऐसा कोई एक्स होगा क्या जिसका इसको सेटिस्फाई करेगा, जिसका स्क्वायर लेस देन 0 होगा? स्क्वायर तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, चाहे तुम जो मर्जी यहाँ पे एक्स ले लो, उसका स्क्वायर कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हम बोलेंगे ए जो है हमारा वो कैसा सेट है? नल सेट है। कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर हमें निगेटिव मिल जाए, है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई, नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट को। अब ये काम नहीं करोगे कि ऐसे कर्ली ब्रैकेट देके और अंदर फाई लिख दोगे। ये अगर नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये गलत कहलाता है, ये नल सेट थोड़ी है भाई। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर तुमने फाई लगा दिया, इसका मतलब है कि कर्ली ब्रैकेट ही दिया मतलब ये कोई सेट है। कर्ली ब्रैकेट हमने दिया मतलब कोई सेट है, और उसके अंदर मैंने फाई लिखा, इसका मतलब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट भी है फाई। तो ये नल कैसे हो सकता है? बात समझ रहे हो? तो नल सेट को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करोगे, या तो सिर्फ फाई लिखोगे और या तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट देके छोड़ दोगे, अंदर कुछ नहीं लिखोगे इसके, तभी क्या होगा? ये नल सेट कहलाएगा। नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिर्फ फाई या तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट दे दो और छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यही सारे जो हैं टाइप्स हैं सेट्स के। सिंगलटन है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है। अब ये क्या होगा, ये क्यों जानने की जरूरत है? क्योंकि ये सारे टर्म्स यूज होंगे इन बिटवीन क्वेश्चंस की। टू इक्विवेलेंट सेट्स तो पता होना चाहिए ना कि उनका प्रॉपर्टी क्या है, किस बेस पे हम उनको इक्विवेलेंट कह रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है सेट के अंदर एक टर्म आता है सबसेट। सबसेट, अब सबसेट किसको कहते हैं? ठीक है, सबसेट का मतलब होता है, ऐसा समझो कि हमारी आने वाली औलादें, है ना। सबसेट का मतलब है, औलादे कहने का मतलब यह है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो कोई मेन सेट होगा जिससे मैच करेगा। कहने का ये मतलब है कि पहले डेफिनेशन को देखो, मैंने लिखा ए इज सेड टू बी, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी if all elements of A are present in B। मैंने क्या बोला? सबसेट किसको कहते हैं? तो A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। A को हम B का सबसेट तभी कहेंगे जब A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हो। अब इसमें लोग कहते हैं कि सर ये सबसेट, ये तो इक्वल सेट जैसा लग रहा है कि भाई ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो तो ये दोनों तो इक्वल सेट भी हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वल सेट होंगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ए कोई सेट है हमारे पास 1 2 3, है ना। बी कोई सेट है हमारे पास 0 1 2 4 3 7 9, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ए के सारे एलिमेंट बी में है ना। ए में हमारा क्या है? 1 2 3, ये तीनों नंबर बी में प्रेजेंट है, 1 2 और 3। तो इसका मतलब है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन क्या दोनों इक्वल सेट है क्या, ए और बी? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल तभी होंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के भी सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तभी इसको इक्वल सेट कहेंगे। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि ये सबसेट कहलाएगा। इस केस में ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों कह रहे भाई सबसेट? तो फिर से वही चीज, क्योंकि सर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, इसलिए ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो। मान लो ए के अंदर कोई सेट है
3, 5, 7, 9, 11, 16, 20। बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7। सी के अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 5, 9। डी के अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11, 16, 20। ई के अंदर एलिमेंट्स है 3। ठीक है, ये 5 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी ई। अब हमें ये बताना है कि इसमें से ए तो हमारा, मान लो हमने ए को मेन सेट बना दिया, तो मेरा सवाल ये है कि अब इनमें से कौन सा किसका सबसेट है। तो अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे स्टेटमेंट, आपको ध्यान देना है। मैंने बोला बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बी ए का सबसेट होता तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होने चाहिए ना। बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होने चाहिए। तो जब हम इस चीज को चेक कर रहे हैं तो हमने देखा कि सबसे पहला एलिमेंट जो है हमारा 2, वही नहीं है ए में। बी का ये वाला एलिमेंट ए में प्रेजेंट है क्या? कहीं पे नहीं है। तो भाई जब 2 है ही नहीं तो हाउ कैन वी से कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। भाई ठीक है, 3 है, 5 भी है, 7 भी है, लेकिन ऑल एलिमेंट ऑफ बी प्रेजेंट होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दिस 2 बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब चले अगर सी पे चले हम, सी पे, तो सी के एलिमेंट है 3, 5, 9। ये तीनों ही प्रेजेंट है। यहां पे 3 और 5 है, यहां पे 9 है। तो भाई सी इज सबसेट ऑफ ए। सी जो है हमारा सबसेट है ए का, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चले डी पे। डी का जो एलिमेंट है वो क्या है? डी का एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, 16, 20। मतलब डी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं। भाई इससे मतलब नहीं है कि ये दोनों सेम ही सेट हो गए। वो तो अलग चीज है कि सर ये दोनों इक्वल सेट भी हो गए। क्यों इक्वल सेट हो गए? क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट बी में है, डी में है, और डी का भी सारा एलिमेंट ए में है। तो ए एंड डी तो इक्वल सेट हो ही गए। बट अभी बात उस पर नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि डी जो है हमारा, डी सेट, वो ए का सबसेट है या नहीं है। तो डेफिनेशन याद किया कि सर ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी शुड बी प्रेजेंट इन ए। तो भाई वो तो सेटिस्फाई हो रहा है, डी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो हम बोल देंगे डी इज सबसेट ऑफ ए, है ना। ई पे आ जाओ, तो ई का अकेला एलिमेंट है 3, तो वो तो साफ ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से बच्चे हमने ये कंक्लूजन निकाला, यहां पे नोट कर लो। नोट करके हम लिख सकते हैं कि टू इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। दो अगर इक्वल सेट में लिखूं तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। जैसे मान लो ए के अंदर मैंने लिखा 3, 5, 7, बी के अंदर भी मैंने लिखा 3, 5, 7। तो ये क्या है? सारे एलिमेंट ए का, या ए कर दो, सारे एलिमेंट्स ए के बी में प्रेजेंट है ना। ए के अंदर 3, 5, 7 है, बी के अंदर भी 3, 5, 7 है। तो बच्चे ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है ना, और बी का भी सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो ये दोनों ए और बी तो हमारे इक्वल सेट हैं। ए एंड बी आर इक्वल सेट। ये तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में प्रेजेंट हैं। अगर ये दोनों इक्वल सेट हैं, अब चेक करते हैं सबसेट का। तो देखो, तो बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो हम बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ए का भी तो सारा एलिमेंट बी में है, तो ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी। ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी, है ना। तो ये हो गया हमारा सबसेट। दो इक्वल सेट्स जो होंगे, टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसको नोट्स की तरफ बनाते चले जाना। ये प्रॉपर, अगर इस सारे वीडियोस फॉलो करोगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। वीडियो फॉलो करो और सीधा जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसको बनाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, B इज अ सबसेट ऑफ A, A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ B। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो हो गया, दूसरा पॉइंट हमने क्या इसमें लिखना की जरूरत है कि नल सेट इज
सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट में लिख दूं, कोई भी सेट लिख दूं, नल सेट उस हर किसी सेट का सबसेट होता है। नल सेट सब किसी का सबसेट होता है। जैसे मान लो मैंने एक ए लिखा जिसके अंदर 1 2 है एलिमेंट्स, और दूसरा है बी जो सिर्फ वैकेंट है, मतलब नल सेट है, तो ये नल सेट दुनिया के सारे सेट्स के सबसेट होते हैं। ठीक है, तो बी इज नल सेट, है ना, एंड इज सबसेट ऑफ बी, एंड इज सबसेट ऑफ ए, नॉट बी, एंड इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अब जहां तक मुझे लगता है तुम लोगों को सबसेट समझ में आ गया है कि सबसेट कहते किसको है। दो सेट, एक सेट को दूसरे का सबसेट तभी कहेंगे जब इसके एलिमेंट्स एलिमेंट्स उस दूसरे में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसी में एक टर्म आता है सुपर सेट। सुपर सेट, सुपर सेट क्या होता है? सबसेट तो समझ गए हम, सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट का भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है, देखो ध्यान से। इफ all elements of A are present in set B, A के सारे एलिमेंट्स अगर सेट B में है तो बच्चे हम कह सकते हैं ना कि सर अगर A के सारे एलिमेंट B में है तो A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब जो B है वो पेरेंट सेट है, बी जो है हमारा वो पेरेंट सेट है जिसमें ए का सारा एलिमेंट है। तो जिसमें ए का सारा एलिमेंट है ना, तो इसी को बोल देते हैं सुपर सेट। जो पेरेंट सेट होता है उसको बोलते हैं सुपर सेट। तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मींस कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। जैसे यहां पे आ जाओ, अब इसमें देखो बी हमारा नल सेट है ना, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब हमारे जिसका सबसेट होता है वो सुपर सेट कहलाता है। तो ए इज सुपर सेट ऑफ बी। इसके ऊपर वाले एग्जांपल्स में चलें, यहां पे अगर देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, देखो सी इज सबसेट ऑफ ए, तो यहां पे सुपर सेट कौन हुआ? तो ए इज सुपर सेट ऑफ सी। मतलब इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बस इतना ही अंतर है। ये एक टर्म यूज होता है कि जिसके भी सबसेट है उसको सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, जिसके भी सबसेट है उसको सुपर सेट कहा जाता है। ठीक है, तो बस अभी इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे इसके आगे का। कोई भी दिक्कत अगर आती है इस वीडियो से रिलेटेड तो तुम कमेंट करके बता सकते हो कि सर कोई चीज़ नहीं समझ में आया। बट जहाँ तक है बहुत सिंपल चैप्टर है, हर चीज़ ध्यान से अगर पढ़ोगे, कोई बुक प्रेफर कर रहे हो, उसको अगर बना रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी चैप्टर में। ठीक है।